गुड मॉर्निंग। आज आपको यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ वाले टॉपिक में एक ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में पढ़ाया जा रहा है जिसमें केवल संधारित्र जुड़ा है, अर्थात वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसके सिरों के बीच केवल संधारित्र जुड़ा है और इस संधारित्र का ओमीय प्रतिरोध नगण्य है, यानी इसका कोई ओमीय प्रतिरोध नहीं है या नगण्य होगा। ठीक है, माना इस संधारित्र की धारिता क्या है, कैपिटल सी है, ये धारिता इसकी, और यहां पर ये प्रत्यावर्ती इस संधारित्र की प्लेटों को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। माना यहां पर जो ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है इसके द्वारा उत्पन्न किया गया विभव किसी समय कितना है, v है। तो प्रत्यावर्ती विभव माना किसी क्षण v से प्रकट किया जा रहा है, तो इसका सूत्र है v = v0। इसका जो समीकरण है v = v0 sin ओमेगा t, जहां t समय पर विभव का मान क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान v है, v0 इसका शिखर मान है, ओमेगा क्या यहाँ पे, कोणीय वेग। अब यहां पर यह प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा का वक्र बनाया गया है कि ओमेगा टी के साथ प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं ये दिखाया गया है, और यहां पर कला समंजक आरेख है। ठीक है, यहां पे अब देखिए इसमें हमने किसी समय t पर प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण लिख दिया। अब इसके आधार पर हम यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण प्राप्त करेंगे और प्रतिबाधा निकालेंगे। ठीक है ना, जबकि इस परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा है जिसका ओमीय प्रतिरोध 0 है या नगण्य है। तो आइए इसमें देखते हैं कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती विभव होता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती विभव समय के साथ साथ आवर्त रूप से लगातार परिवर्तित होता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि ये जो संधारित्र की प्लेटें हैं इन प्लेटों पर आवेश लगातार क्या होगा, परिवर्तित होता जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रत्यावर्ती विभव लगातार परिवर्तित हो रहा है। तो प्रत्यावर्ती विभव के लगातार परिवर्तित होने के कारण इस संधारित्र की प्लेटें क्या होंगी, ये प्रारंभ में इन पर कोई आवेश नहीं होगा, और जैसे इसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा तो इन प्लेटों पर आवेश बढ़ने लगेगा। माना पहले किसी समय इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और इस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रारंभ में धीरे धीरे इन प्लेटों पर आवेश बढ़ेगा। तो आवेश माना इस दिशा में बढ़ रहा है, यानी ये धनावेशित हो रही है प्लेट और ये प्लेट क्या हो रही है, ऋणावेशित। ठीक है, कब, जब प्रत्यावर्ती विभव अपने धन अर्धचक्र में है। ठीक हो गया, तो यहां देखिए जब प्रत्यावर्ती विभव अपने धन अर्धचक्र में है और लगातार बढ़ रहा है तो उस समय इन प्लेटों पर आवेश भी लगातार बढ़ रहा है। ठीक हो गया, उसके बाद प्रत्यावर्ती विभव अपने अधिकतम मान पर पहुंचेगा तो उस समय ये प्लेटें भी अधिकतम रूप से क्या हो जाएंगी, आवेशित हो जाएंगी। इस पे प्लस क्यू आवेश, इस पे माना माइनस क्यू आवेश आ गया अधिकतम रूप से। फिर उसके बाद प्रत्यावर्ती विभव अपने अधिकतम मान से क्या होगा, घटना शुरू होकर क्या हो जाएगा, 0। तो यानी जब प्रत्यावर्ती विभव धन अर्धचक्र में अधिकतम से 0 की ओर जाता है तो उस समय क्या होगा, उस समय प्लेटों का आवेश भी अधिकतम से घटना शुरू होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में जैसे अगर इस दिशा में हम बढ़ता हुआ आवेश दिखा रहे थे, तो अब क्योंकि अब प्रत्यावर्ती विभव अधिकतम से 0 की ओर जा रहा है धन अर्धचक्र में, तो उस समय इन प्लेटों पर आवेश भी लगातार घटेगा। घटने का अर्थ है कि पहले ये प्लेटें आवेशित हुई, अभी क्या हो रही है, विसर्जित हो रही है। आवेश घटने का मतलब है इन पे आवेश कम हो रहा है, यानी विसर्जित हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, तो उस समय हम यहां पर ऐसा दिखाएंगे तीर का चिन्ह। ठीक है, कि यानी इन प्लेटों पर आवेश क्या हो रहा है, घट रहा है। ये इस प्रकार से प्रकट किया गया कि प्लेटों पर आवेश घटते हुए, प्लेटों पर आवेश घटते हुए, ये आवेश घट रहा है, ऐसे में दिखाएंगे। तो जब प्रत्यावर्ती विभव धन अर्धचक्र में अपने अधिकतम मान से 0 की ओर जाता है उस समय प्लेटें विसर्जित होती है और इन पे आवेश लगातार घटता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रत्यावर्ती विभव 0 होता है तो इन प्लेटों का आवेश लगातार घटते हुए क्या हो जाएगा, 0। ये पूरी तरह से विसर्जित हो जाएगी, निरावेशित हो जाएगी। उसके बाद जब
ये प्रत्यावर्ती विभव क्या होता है, ये ऋण अर्ध चक्र में फिर बढ़ना शुरू होता है ना। जब प्रत्यावर्ती विभव फिर ऋण अर्ध चक्र में होता है तो ये पुनः शून्य से क्या होता है, अधिकतम मान की ओर बढ़ता है। ऐसी स्थिति में ये प्लेटें भी क्या होती हैं, ये पुनः इन पर आवेश बढ़ना शुरू होता है, परंतु अब ध्रुवता पहले से उलट जाती है, अर्थात जो प्लेट पहले धनावेशित थी वो क्या हो जाएगी, अब वो हो जाएगी ऋणावेशित, और जो पहले ऋणावेशित थी वो क्या हो जाएगी, धनावेशित। तो यानी जब प्रत्यावर्ती विभव अपने विपरीत अर्धचक्र में होता है, यानी ऋण अर्धचक्र में होता है, उस समय प्लेट और विपरीत अर्धचक्र में विभव क्या होता है, शून्य से अधिकतम मान की ओर बढ़ता है, उस समय इन संधारित्र की प्लेटों पर आवेश भी बढ़ना शुरू होता है, परंतु अब आप प्लेटों की ध्रुवता पहले से ठीक विपरीत हो जाती है। जो धनावेशित थी वो ऋणावेशित, जो ऋणावेशित थी वो धनावेशित होनी शुरू होती है, इन पर आवेश क्रमशः बढ़ने लगता है, क्योंकि विभव भी क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, जब विभव अधिकतम हो जाता है उस समय ये प्लेटें भी अधिकतम रूप से आवेशित हो जाती है। ये ऋण Q अधिकतम आवेश आ जाएगा, इसमें धन Q अधिकतम आवेश आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पुनः विभव क्या होगा, अधिकतम से विपरीत दिशा में ऋण अर्धचक्र में विभव अधिकतम मान से फिर शून्य मान की ओर घटना शुरू होता है। ऐसी स्थिति में इन प्लेटों का विभव भी फिर क्या होता है, इन प्लेटों का आवेश पुनः घटना शुरू होता है, अर्थात ये विसर्जित होनी शुरू होती है। तो हो क्या रहा है कि जब प्रत्यावर्ती विभव धन अर्धचक्र में विभव बढ़ रहा है तो इन प्लेटों पर आवेश लगातार बढ़ रहा है, ये आवेशित हो रही है। फिर प्रत्यावर्ती विभव धन अर्धचक्र में अधिकतम से शून्य जा रहा है तो उस समय प्लेटें क्या हो रही है, विसर्जित हो रही थी। ठीक है, फिर प्रत्यावर्ती विभव ऋण अर्धचक्र में क्या हो रहा है, शून्य से अधिकतम हो रहा है, तो उस समय प्लेटें पुनः क्या होता है, इन प्लेटों पर आवेश बढ़ता है, परंतु प्लेटों की ध्रुवता उलट जाती है, आवेश बढ़ने लगता है। फिर विपरीत अर्धचक्र में विभव क्या होता है, अधिकतम से शून्य होता है, तो इसका अर्थ है कि प्लेटों पर आवेश भी क्या होगा, ये अधिकतम से शून्य की तरफ जाएगा, अर्थात ये प्लेटें पुनः विसर्जित होंगी। तो यहाँ पर 4 प्रोसेस चल रही है। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती विभव के एक चक्र में ये प्लेटें क्रमशः आवेशित, फिर यहां से यहाँ के लिए आवेशित, फिर विसर्जित, फिर यहां से यहाँ के लिए आवेशित और फिर विसर्जित। ठीक है ना, इस प्रकार से ये संधारित्र की प्लेटों का आवेशन और विसर्जन लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश लगातार चेंज होता रहता है, इस कारण यहाँ पर धारा का प्रवाह इस संधारित्र में लगातार बना रहता है। इस परिपथ में क्या होगा, लगातार धारा का प्रवाह बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आवेश लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, यहां पर हम निकाल रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए माना इस संधारित्र की धारिता कैपिटल C है, यहां पर किसी क्षण विभव क्या है, V है, आवेश लगातार समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो यहां पर एक समीकरण आपने संधारित्र वाले चैप्टर में पढ़ा था कि Q बराबर C इंटू V, ये पढ़ा था आपने कि संधारित्र की प्लेट पर आवेश बराबर धारिता गुणा गया विभव। ठीक है, जो विभव यहां होगा वही संधारित्र की प्लेटों के बीच में होगा। ठीक है, यहां पर V विभव है तो यहां भी क्या होगा, V विभव होगा। अब इसके बाद यहां से क्योंकि ये आवेश लगातार समय के साथ चेंज हो रहा है, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इसका समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो पहले इसको ऐसा लिखिए, Q बराबर C और V का मान यहां से रखिए समीकरण नंबर 1 से, ये हो जाएगा V0 sin ओमेगा t। ठीक हो गया, ये मान यहां से रख दिया। अब यहां पर क्योंकि आवेश अचर नहीं है, ये लगातार समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो ये समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो इसका अर्थ हम इस आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। तो कीजिए इसका अवकलन समय के सापेक्ष, dq अपॉन आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन, अर्थात dq बाई dt। ठीक है, d बाई dt दोनों तरफ कर दिया, यहां भी करेंगे हम d बाई dt ऑफ किसका, इसका C V0 sin ओमेगा t, दोनों तरफ समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, अर्थात d बाई dt कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आवेश समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, इसलिए अवकलन हो रहा है समय के सापेक्ष। ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है भाई, dq बाई dt का, q का t के सापेक्ष अवकलन। दूसरा मीनिंग क्या है कि q के t के साथ परिवर्तन की दर। ठीक है, यस, परिवर्तन की समय दर।
तो ये आ गया dq अपॉन dt इक्वल्स टू, यहां पर जो कांस्टेंट है वो d बाई dt से बाहर आ जाएगा। ये cv0 कांस्टेंट है, धारिता यहां पर कांस्टेंट है माना, v0 ये भी कांस्टेंट रहता है, तो d बाई dt ये किसका होगा, केवल d बाई dt हो जाएगा केवल साइन ओमेगा t का। अब आपने एक सूत्र पढ़ा है कि साइन का अवकलन क्या होता है, तो सूत्र आपके पास है कि क्योंकि d बाई dx ऑफ साइन px कितना आता है, साइन px का x के सापेक्ष अवकलन वो होता है cos px, और ये p जो ये अचर संख्या ये यहां शुरू में आ जाएगी, तो साइन px का x के सापेक्ष अवकलन क्या है, p cos px। यहां पर x के सापेक्ष अवकलन, तो यहां पर किसके सापेक्ष अवकलन है, t के सापेक्ष, यानी x के स्थान पे यहां क्या आ गया t, और यहां ओमेगा के स्थान पे, ये p के स्थान पे क्या आ गया ओमेगा, ठीक है ना। तो कीजिए साइन ओमेगा t का अवकलन, ये हो जाएगा साइन ओमेगा t का अवकलन हो जाएगा dq, ये dq अपॉन dt ऐसे नोट किया, बराबर साइन ओमेगा t का अवकलन क्या होगा, cv0 तो ऐसे रखा, साइन ओमेगा t का अवकलन इस सूत्र से ये आ जाएगा, p के स्थान में क्या रखेंगे ओमेगा, और साइन ओमेगा t का क्या हो जाएगा cos ओमेगा t, t के स्थान पे ओमेगा आ गया, ठीक है ना। अब इनको ये देखिए dq अपॉन dt ये क्या है, आवेश परिवर्तन की समय दर, आवेश परिवर्तन की समय दर क्या कहलाती है, धारा, ये धारा का सूत्र है, तो इसी को हम क्या लिख देंगे, ये धारा का सूत्र है। कौन सी धारा, जो यहां प्रवाहित होती प्रत्यावर्ती धारा, तो अतः प्रत्यावर्ती धारा I बराबर क्या लिखा जाएगा, I बराबर सीधा लिखा जाएगा cv0 ओमेगा cos ओमेगा t, cv0 ओमेगा cos ओमेगा t, क्लियर। अब देखिए यहां पे I बराबर, इसको देखिए मैं एक विशेष तरीके से लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं मैं v0, ये c और ओमेगा, इस c इंटू ओमेगा को या ओमेगा इंटू c को कैसे लिखा मैंने, 1 अपॉन ओमेगा c, ये ऐसा लिख दिया, 1 अपॉन ओमेगा c, तो v0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा c, इसको लिखा जा सकता है, किसको, c v0 इंटू ओमेगा को, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ओमेगा c अगर इसको सॉल्व करें तो ओमेगा c फिर ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, अंश में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इंटू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि कॉस थीटा को साइन के रूप में क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो 90 यहां पर डिग्री के रूप में नहीं लेंगे, यहां पर लेंगे हम किसके रूप में, रेडियन के रूप में, ठीक है। ये कोण रेडियन के रूप में है, तो यहां पर 90 डिग्री को कितना रेडियन लिखते हैं, पाई बाई 2, क्योंकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ठीक है। तो 180 का हाफ कितना हो गया 90 डिग्री, पाई का हाफ कितना हो गया पाई बाई 2, तो 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, या साइन थीटा प्लस पाई बाई 2, तो लिखिए इसको ऐसे ही, थीटा के स्थान में यहां क्या आ गया ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी को हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2, तो थीटा के स्थान पे क्या लिखिए ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक हो गया। ये लिख दिया आपने, पाई बाई 2 बाद में लिखा और ओमेगा टी पहले लिखा, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा या ओमेगा टी। अब यहां पर इस आई का जो समीकरण आया, इसकी कल्पना प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण से कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, I आ गया इक्वल टू I0, I0 मतलब ये पूरा, ठीक है। I0 अपने में कांस्टेंट होता है ना, तो ये तो कांस्टेंट है, V0 अपने में कांस्टेंट है, विभव का शिखर मान वो कांस्टेंट होता है, ओमेगा C भी क्या है कांस्टेंट है, तो ये पूरा अपने में कांस्टेंट है, यानी I0 के जगह पे आएगा, इंटू I इक्वल टू I0 इंटू साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है, कोणांक कला,
तो यहां पर ओमेगा टी के स्थान पे ये कोण आ गया, ठीक है ना। तो अब इसमें हम इसको जो ये आई का समीकरण है इसको हम लिख देंगे कि माना क्या लिखते हैं यहां पे कि I0 ये किसके स्थान पर रखा, 1/ओमेगा सी के, सॉरी 1/ओमेगा सी के स्थान पर नहीं, किसके स्थान पर रखेंगे, V0 1/ओमेगा सी। इस पूरे को ये लिख दिया हमने क्या, I0, इस पूरे को लिख दिया। ध्यान दें V0 1/ओमेगा सी ये लिखा गया, ये पूरा लिखा गया I0। तो तब जो है इस धारा का समीकरण क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 किस रूप में आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 आ जाएगा I I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखिए ये प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण आ गया, ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आ गया। इसमें जो I0 किसको लिखा गया है, V0 1/ओमेगा सी को, ठीक हो गया। तो यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि प्रत्यावर्ती विभव का जो कोणांक है या कला है वो ओमेगा टी है, प्रत्यावर्ती धारा की जो कला है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। कौन कला में आ गया है, समीकरण नंबर 1 और 4 से स्पष्ट है, प्रत्यावर्ती धारा, ये इसकी कला, इसका कोणांक ज्यादा है। तो यानी प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभव से कितने कोण आगे चल रहा है, पाई बाई 2 कोण। इस कोण में से इस कोण को घटाइए तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, समीकरण नंबर 1 और 4 से जो कलांतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, कलांतर फाई बराबर आ गया यहां पे फाई बराबर क्या, आई की कला में से ये वाली v की कला घटा दो तो इसमें से इसको घटाइए, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी कितना आएगा, पाई बाई 2। तो ये कलांतर है। तो यहां पर ऐसा परिपथ जिसमें केवल संधारित्र जुड़ा हो यानी धारिता जुड़ी हो, उस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभव से कला में पाई बाई 2 रेडियन अग्रगामी होती है। प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभव से पाई बाई 2 रेडियन अग्रगामी होती है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा पहले अपने उच्चतम मान को प्राप्त करेगी, उसके कुछ देर बाद क्या होगा, प्रत्यावर्ती विभव अपने उच्चतम मान को प्राप्त करेगा। प्रत्यावर्ती धारा पहले शून्य होगी, उसके कुछ देर बाद प्रत्यावर्ती विभव शून्य होगा, ठीक है। आप बता सकते हैं कितनी देर बाद, कितनी देर बाद है, अभी जिक्र करेंगे उसका। पहले यहां पर देखिए थोड़ा, इसका मैं फेज डायग्राम बना रहा हूं, कला संबंध आरेख। यहां पर हमने एक एक्स अक्ष खींचा, इसको कहते हैं क्या, निर्देश अक्ष। इस अक्ष को बेस मानते हुए अन्य कोण खींचे जाएंगे, ठीक है। अब प्रत्यावर्ती विभव में V0 वाली दिशा दिखानी है, तो V0 वाली कैसे दिखाएंगे दिशा, इसका कोणांक देखेंगे प्रत्यावर्ती विभव का, क्या है, ओमेगा टी। तो एक्स अक्ष से किसी कोण पर एक रेखा खींच दी हमने, ये तीर का चिन्ह लगा दिया, और ये कोण क्या माना जाएगा, ओमेगा टी। और इस ओमेगा टी कोण पर जो ये दिशा आई, ये दिशा इसको दर्शाएंगे हम क्या, V0 से, ठीक है। ये प्रत्यावर्ती विभव के शिखर मान की दिशा दर्शा रहा है, ठीक है। अब इसको दर्शाना है I0 वाली दिशा को, तो I0 की दिशा के लिए कोण कितना ऊंचा है, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ठीक है ना। ये 90 डिग्री होता है, ये पाई बाई 2 रेडियन। तो यानी ओमेगा 2 में कितना आगे चल रहा है, ये 90 डिग्री। तो क्या कीजिए, ओमेगा टी वाले कोण पे तो ये रेखा आई V0 वाली, तो V0 से कितना कोण आगे कर देंगे, I0 को कितना कोण आगे कर देंगे, 90 डिग्री, कितना कोण आगे कर देंगे, 90 डिग्री। तो ये V0 वाली रेखा पर ये 90 अंश कोण खींचा, 90 डिग्री का एंगल खींचा, तो ये जो दिशा आ रही है ये डायरेक्शन दर्शाएगा I0, ठीक हो गया। तो यहां पर I0 x अक्ष से कितने कोण पर है, ये I0 इस x अक्ष से टोटल कितने कोण पे होगा, 90 डिग्री ये हो गया, और पाई ओमेगा टी ये हो गया। तो टोटल एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी, या रेडियन में कहिए पाई बाई 2 रेडियन प्लस ओमेगा टी, ठीक हो गया। तो
ये I0 का भी आपने कोणांक निकाल दिया। रेडियन में लिखो तो π/2 रेडियन, ये वाला, ठीक है ना। अब पूरा कोण कितना है ये ω t प्लस π/2, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें फेस इसका प्रत्यावर्ती विभव प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ, तो हम x अक्ष पे ले रहे हैं ω t यानी कला को, ठीक है, और यहां पर y अक्ष पे ले रहे हैं हम ऊर्ध्वाधर अक्ष पे प्रत्यावर्ती विभव प्रत्यावर्ती धारा को। जो ये काले रंग का वक्र है, ये काले रंग का वक्र दर्शा रहा है प्रत्यावर्ती विभव के वक्र को, और जो ये ब्लू रंग का वक्र है, ठीक है ना, ये दर्शा रहा आपके किसको, प्रत्यावर्ती धारा के वक्र को। तो आप इस वक्र से देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर प्रत्यावर्ती विभव में ये क्या दर्शा रहा है, प्रत्यावर्ती विभव का ये उच्च मान है, कौन सा उच्च मान है, प्लस V0, और ये विपरीत दिशा में प्रत्यावर्ती विभव का उच्च मान है माइनस V0। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का उच्च मान ये कितना है, ये है प्लस I0, और विपरीत दिशा में माइनस I0। आप देख रहे हैं इसमें जब प्रत्यावर्ती इसमें पहले उच्च कौन हुआ, उच्चतम मान में कौन पहुंचा, धारा, ठीक है, समझ गए ना। धारा पहले उच्चतम मान में पहुंच रही है, तब जाके प्रत्यावर्ती विभव उच्च मान में पहुंच रहा है, उच्चतम मान में, ठीक है, वो इससे भी प्रकट हो रहा है। तो अग्रगामी कौन चल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा पहले उच्चतम मान में पहुंच गई, थोड़ी देर बाद प्रत्यावर्ती विभव पहुंचा उच्चतम मान पे। फिर उसके बाद जब प्रत्यावर्ती धारा, यहां पर देखिए इसमें प्रत्यावर्ती विभव उच्चतम मान पे है, उस समय प्रत्यावर्ती विभव क्या है, उस समय प्रत्यावर्ती विभव शून्य मान पे है। ये π/2 रेडियन का कालांतर होने का एक अर्थ और भी है। अर्थ क्या है कि जिस समय प्रत्यावर्ती विभव उच्चतम मान पे होगा, उस समय प्रत्यावर्ती धारा क्या होगी, शून्य मान पे होगी, ठीक है। फिर जब प्रत्यावर्ती विभव शून्य मान पे होगा, उस समय प्रत्यावर्ती धारा उच्चतम मान पे होगी। यहां पर देखिए प्रत्यावर्ती विभव यहां पर क्या है, शून्य मान पे है, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है यहाँ पे, उच्चतम मान पे हो रहा है ना। तो यानी जब प्रत्यावर्ती विभव शून्य मान पे है, उस समय प्रत्यावर्ती धारा उच्चतम मान पे है। जब प्रत्यावर्ती विभव उच्चतम मान पे है, उस समय प्रत्यावर्ती धारा शून्य मान पे, और यही क्रम आगे भी चल रहा है, ठीक है। तो केवल संधारित्र वाले परिपथों में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभव से 90 डिग्री या π/2 रेडियन अग्रगामी होती है, ठीक है। अब यहां पर मैं निकाल रहा हूं इस परिपथ की प्रतिबाधा। प्रतिबाधा माने कि इस परिपथ में धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया अवरोध। अवरोध कौन उत्पन्न करेगा, यहाँ पे न तो यहाँ पे ओमीय प्रतिरोध है, न तो यहाँ पे कुंडली, केवल संधारित्र है। तो संधारित्र भी क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ये अवरोध क्या कहलाता है, धारतीय प्रतिघात। क्या कहलाता है, धारतीय प्रतिघात। तो धारतीय प्रतिघात हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, धारतीय प्रतिघात, इसको प्रकट करते हैं XC से। इसी को यहां पर प्रतिबाधा भी कहेंगे भाई, इसी को क्या कहेंगे यहाँ पे, प्रतिबाधा भी कहेंगे। प्रतिबाधा माने कुल अवरोध। तो यहां पर अवरोध, कुल अवरोध हो चाहे अवरोध हो, कौन प्रकट कर रहा है, धारा के मार्ग में संधारित्र। तो यहां पर धारतीय प्रतिघात को समय प्रतिबाधा भी कह देंगे, ठीक है। धारतीय प्रतिघात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, प्रतिघात को रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये रिएक्टेंस है, तो रिएक्टेंस XC बराबर होता है V/I। अरे प्रतिरोध का जो सूत्र होता है V/I, विभव और धारा का अनुपात, ये तो कहलाता है प्रतिरोध, ठीक है। ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, कौन, धारतीय प्रतिघात, ये भी क्या एक प्रकार का प्रतिरोध है जो संधारित्र के द्वारा उत्पन्न किया गया है, ठीक है। इसको XC से प्रकट करते हैं, तो V/I, अब V/I भी लिख सकते हैं इसको V0/I0। तो यहां पर देखिए, यहां V0/I0, XC का मान क्या, V0/I0, तो V0/I0 को XC लिख सकते हैं, जबकि यहां पर V0/I0 का मान यहां से आ जाएगा समीकरण नंबर 3 से। समीकरण 3 से समीकरण 3 से
यहां से भी निकालो समीकरण नंबर 3 से v0 अपॉन i0 बराबर v0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ये 1 अपॉन ओमेगा सी को इधर लाइए, i0 को इधर लाइए, तो समीकरण नंबर 3 से v0 अपॉन i0 की वैल्यू क्या आ रही है 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक हो गया। इसको लिखे समीकरण नंबर 5, इसको लिखे समीकरण नंबर 6। तो समीकरण नंबर 3 से हमने ये समीकरण नंबर 6 प्राप्त कर ली। इससे क्या निकल रहा है v0 अपॉन i0 का मान किसके बराबर निकल रहा है 1 अपॉन ओमेगा सी। जबकि यहां पर समीकरण नंबर 5 में v0 अपॉन i0 का मान किसके बराबर है x c के बराबर। v0 अपॉन i0 का मतलब होता है प्रतिघात या प्रतिरोध या धारतीय प्रतिघात या प्रेरण प्रतिघात। तो यहां पर धारतीय प्रतिघात कहेंगे। तो v0 अपॉन i0 का मान यहाँ x के बराबर है, या v0 अपॉन i0 का मान 1 अपॉन ओमेगा c के बराबर है। तो 5 और 6 से स्पष्ट है कि xc का मान किसके बराबर आ गया, इस v0 अपॉन i0 के जगह पे क्या लिखते हो यहां से xc। ठीक है, अर्थात xc बराबर क्या आ गया 1 अपॉन ओमेगा c। v0 अपॉन i0 को यहां से क्या लिख दिया, इसके स्थान पर x। तो ये xc का मान हो गया। xc माने धारतीय प्रतिघात का सूत्र हो गया 1 अपॉन ओमेगा c। ठीक हो गया। इसमें थोड़ा एक चीज देखिए, xc अगर इस परिपथ की आवृत्ति, इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति f है, तो ओमेगा को हम क्या लिखते हैं 2 पाई f लिखते हैं ना। तो ये xc बराबर क्या लिखा जाएगा, ओमेगा के स्थान में क्या रख दो 2 पाई f इंटू c। तो ये जो है प्रेरण प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात और आवृत्ति के बीच समीकरण हो गया। अगर हम इसको ग्राफ में दर्शाएं तो ग्राफ आता है इसमें इस प्रकार का, ये आवृत्ति और धारतीय प्रतिघात के बीच अगर हम ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ जो है आपका ये किस रूप में आता है, ये इस रूप में, ये लगातार घटता जाएगा। जैसे जैसे f का मान बढ़ेगा xc का मान घटेगा। तो देखिए f का मान जब कम है xc का मान क्या है ज्यादा। ठीक है, जब f कम होगा xc ज्यादा होगा, और जब f का ज्यादा होगा xc कम हो जाएगा। तो f का मान जैसे जैसे बढ़ा तो xc का मान धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। तो ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ xc और f के बीच का है। ठीक है, इससे प्रकट हो रहा है xc इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन f, कि xc f के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ग्राफ इसी चीज को प्रकट कर रहा है कि xc f की क्या है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक हो गया। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ाएंगे LCR परिपथ। ठीक हो गया। थैंक यू।